across the two end of conductor is directly proportional to the electric current flow through the circuit under some specific conditions. और जब यहाँ से हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, इक्वल लगाया, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आया R. ठीक है, तो ये जो एक नया फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, V इज इक्वल्स टू आई आर. बहुत ही फेमस फॉर्मूला है फिजिक्स में. इलेक्ट्रिसिटी का सबसे फेमस फॉर्मूला कौन सा है? V इज इक्वल्स टू आई आर. ठीक है, इसमें ये जो R है वो हमने पढ़ा क्या? रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस. ओके, अब हम लोग वन बाय वन रेजिस्टेंस की बातें करेंगे आज सबसे पहले. ठीक है, तो अगर बच्चों यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किसी को बनाना हो तो I नीचे आ जाएगा, तो V अपॉन आई बन जाएगा बेसिकली. रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन आई. ठीक है, तो रेजिस्टेंस की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे, रेजिस्टेंस डिफाइन रेजिस्टेंस, तो एक डेफिनेशन तो ये बना सकते हो आप. रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड ऑफ कंडक्टर टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर. ठीक है, एक तो ये रेशियो से डेफिनेशन बना लोगे. यहाँ तक बात आ रही है समझ में? ये जो V है ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसकी यूनिट अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? वोल्ट. और करंट की यूनिट अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? एम्पियर. तो अगर आपसे रेजिस्टेंस की यूनिट पूछी जाए तो आप कह सकते हो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर. ठीक है, या अगर बच्चों आपसे इसकी स्टैंडर्ड यूनिट पूछी जाए, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो जिसने ये बनाया था उसी के नाम पर इनको इसकी यूनिट का भी नाम रखा गया. क्या नाम रखा गया? ओम. ठीक है, और इस तरह का एक सिंबल है जो ओम के लिए हम यूज करते हैं. क्लियर? तो फिर से अगर कोई पूछता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है तो आप क्या आंसर करोगे? ओम. क्लियर है ये बात? ठीक है, ओके. अब एक बार फिर से बोर्ड पर ध्यान दो. ये जो वोल्टेज है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये आप बैटरी से ही तो अप्लाई करते हो, बैटरी या सेल से. बैटरी और सेल हम बार बार चेंज तो कर नहीं रहे हैं, तो यानी कि ये कांस्टेंट है. ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ से एक बात समझ में आती है कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. किसके? इलेक्ट्रिक करंट के. रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट के. इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर किसी सर्किट में या मैं कहूँ किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो होगा. इस बात का क्या मीनिंग हुआ? इस बात का मीनिंग ये हुआ कि अगर मान लो आपके पास बच्चों कोई एक कंडक्टर है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कुछ भी ले लो जो भी आपको ठीक लगे. ये मैंने अभी फिलहाल के लिए कॉपर वायर बनाया, एक छोटी सी पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको. इस कॉपर वायर के अंदर ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो रैंडमली मूव करते रहते हैं, रैंडम डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं. ठीक है, ये बात क्लियर है? जब ये फ्रीली मूव करते हैं तो वहां पर सर्किट के अंदर या कंडक्टर के अंदर किसी भी तरह का कोई करंट नहीं बनता है, क्योंकि जितने एक डायरेक्शन में मूव करते हैं उनके अपोजिट उतने ही दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं. तो नेट करंट हमेशा कितना बना रहता है? 0. लेकिन जब आप इस कंडक्टर के थ्रू एक बैटरी लगाते हो या एक सेल लगाते हो, जब आप इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो कराना स्टार्ट करते हो तो एक एंड इसका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है, दूसरा एंड इसका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है. ठीक है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो स्विच ऑन करते ही ये जो इलेक्ट्रॉन था जो कि रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मान लो ये ऐसे जा रहा था. ठीक है, आप स्विच ऑन होते ही ये टर्न करेगा और सीधा किधर जाने लगेगा? पॉजिटिव की तरफ. एग्जाम्पल के लिए मान लो ये वाला कुछ इधर की तरफ मूव कर रहा था, तो ये ऐसे जा रहा था और जैसे स्विच ऑन हुआ तुरंत ऐसा होगा, इधर जाने लगेगा. ये बात भी समझ आती है? तो जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं तो रैंडम मोशन करते वक्त जैसे ही स्विच ऑन होता है तो तुरंत टर्न करते हैं. इसको कहते हैं ड्रिफ्ट करना. ड्रिफ्ट करते हैं, और ड्रिफ्ट करते वक्त जैसे ही वो ड्रिफ्ट करते हैं तो हो सकता है सामने कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाए, उससे टकरा जाते होंगे, ऐसा हो सकता है ना?
तो क्योंकि एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब ये घूमते हैं, घूम के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलना चाहते हैं, तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से टकराने आते हैं, एक दूसरे से कोलाइड होने लगते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, मान लो आप रोड पर जा रहे हो और वहां बहुत भीड़ है और आपको एक पर्टिकुलर एक शॉप पर पहुंचना है, तो आपको जाने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, कभी इधर निकल रहे हो, कभी इधर, जहां जहां जगह मिल रही है वहां से जा रहे हो। ठीक है, आपको क्या लगेगा? टाइम। ये बात आ रही है आपको समझ में? आपका फ्लो स्लो है। लेकिन अगर ये रोड बिल्कुल खाली और आपको पर्टिकुलर सामने वाली शॉप पर जाना, आप भाग कर जा सकते हो। यस, तो लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, जब केवल एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचना है, इसको जब इस पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुंचना है, तब इसको टकराते हुए जाना पड़ेगा, ऐसे सबसे टकराता टकराता ऐसा गिरता पड़ता यहां पहुंचेगा, सीधा तो जा नहीं पाएगा। अगर मान लो बाकी और इलेक्ट्रॉन ना होते, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता, तब क्या होता? ये सीधा पहुंच जाता यहां पर, है ना? तब हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का करंट है वो अब यहां पर स्मूथ फ्लो हुआ। लेकिन अभी स्मूथ फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपस में कोलिजन्स हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनों के। इसको कोलिजन होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट स्मूथली फ्लो नहीं होता है या कम फ्लो हो पाता है। तो ये जो कोलिजन है, इन्हीं को ही हम लोग क्या का नाम दिया है हमने? रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्टिकल। ठीक है, कुछ रुकावट आना, और वो रुकावट का नाम क्या है यहाँ पर? रेजिस्टेंस। और वो रुकावट किस वजह से आ रही है? इलेक्ट्रॉनों के आपसी कोलिजन की वजह से आ रही है। ये बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है, रेजिस्टेंस का इंटरनल मीनिंग समझ में आ गया। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? तो आंसर है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो अपने थ्रू फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? अपोज करता है, रोकता है। इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी का नाम बताओ? रेजिस्टेंस। अगर कहीं पर आपको इलेक्ट्रिक करंट को कम करना है, तो आप किसकी हेल्प लोगे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा कर दोगे। रेजिस्टेंस ज्यादा किया जा सकता है, मैं बता दूंगा आपको। रेजिस्टेंस ज्यादा किया जा सकता है। रेजिस्टेंस ज्यादा कर दोगे, क्या कम हो जाएगा? करंट। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक, रेजिस्टेंस कम कर दोगे तो क्या ज्यादा हो जाएगा? करंट। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात आई आपको समझ में? तो दो डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की। पहली डेफिनेशन क्या है? रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द इलेक्ट्रिक करंट। पहली डेफिनेशन तो ये। दूसरी डेफिनेशन ये, रेजिस्टेंस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय विच इट अपोज द motion flow of electron, by which it oppose the motion of electron, by which it oppose the electric current। ठीक है, बात आ गई समझ में? ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है। ओके, नाउ अब इसके आगे की बात सुनो आप। रेजिस्टेंस को सर कम और ज्यादा कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कैसे कम करें, कैसे ज्यादा करें? तो उसके लिए हम एक टर्म पढ़ेंगे, वो है कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिससे रेजिस्टेंस को कम ज्यादा किया जा सकता है, जिसको कहेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिससे रेजिस्टेंस अफेक्ट हो सकता है? नंबर एक, सुनो ध्यान से। मान लो आपके पास दो कंडक्टर हैं जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। जैसे एक ये कंडक्टर, एक और बनाया मैंने। इन दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में मान के चल रहा हूं कि दोनों के कैसे हैं? सेम, इक्वल ही हैं। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मैं ऐसे मान के चल रहा हूं दोनों का इक्वल बनाया है मैंने। ओके, अब बच्चों एक बात सोचनी है हमें। यहां पर मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही आप इसको एक बैटरी टर्मिनल से अटैच करोगे, तो यहाँ पर जब पॉजिटिव टर्मिनल आप क्रिएट कर दोगे तो क्या होगा? तो आंसर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। आपको क्या लगता है कौन से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ज़्यादा दिक्कत होगी वहाँ से यहाँ पहुँचने में? सेकंड वाले को। फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में सेकंड वाले को ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसे ज़्यादा बड़ा रास्ता पार करना है ना?
अगर एक शॉप है हमारे से 10 मीटर पर और उतना ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और एक है 20 मीटर पर, तो 20 मीटर वाली पे पहुंचने में ज़्यादा दिक्कत होगी, 10 मीटर वाली में कम दिक्कत होगी। दिक्कत उसमें भी होगी लेकिन उसके कंपैरिजन में कम होगी, है ना। तो इसका मतलब जब कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होती है तो ऑल्सो उसमें क्या ज़्यादा होता है, ठीक है। इससे तो ये बात पता चलती है कि फर्स्ट बात कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। क्लियर हो गई बात आपको, ठीक है। सेकंड बात ये कि मान लो आपके पास दो कंडक्टर हैं, दोनों की लेंथ सेम है बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना बड़ा है, एक का इतना बड़ा है, ठीक है। लेंथ दोनों की कैसी हैं, सेम। ओके, तो अब फिर से एक रेस स्टार्ट होने वाली है। इसको, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, ये मैं मान के चल रहा हूं दोनों ही केस में, ठीक है। मान लो इसमें भी 100 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसमें भी 100 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और फिर से रेस स्टार्ट हुई, स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रॉन का टारगेट है पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचना। बताइए किस में ज्यादा दिक्कत होगी, ऊपर वाले में ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पर छोटी सी जगह में 100 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, सब एक दूसरे टकरा रहे होंगे। यहाँ एरिया बड़ा है तो यहाँ उसको जगह ज्यादा मिलेगी घूमने के लिए, तो ये आसानी से जा पाएगा। तो यहाँ आसानी से जा पा रहा है, यानी कि कौन कम है, यहाँ पर रुकावटें कम है, रेजिस्टेंस कम है। ये बात आई आपको समझ में। ये रेजिस्टेंस कम कब है, जब क्या ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। बात आ गई समझ में। एरिया जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना कम, रेजिस्टेंस जितना कम उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। बात आ गई समझ में आपको, ओके। जब एक पतला वायर होता है, बिल्कुल कोई पतला वायर कंसीडर करो आपने, जैसे एक केबल जो रहती है उसमें कॉपर का, जैसे आप एक केबल में से कोई एक वायर को अगर निकालो तो उसमें कॉपर के कई सारे वायर होते हैं, देखा है आपने कभी, एक्सपीरियंस किया है, छोटे छोटे कई सारे होंगे पतले पतले से। अब आप सोचो कि एक सिर्फ एक हो तो एक निकाल लो, उसमें बिल्कुल पतला सा एक कॉपर का वायर निकाल लिया, उसमें कितना ही करंट फ्लो करा पाओगे, नहीं करा पाओगे ज्यादा। क्यों, एरिया बहुत कम है ना, एरिया बहुत कम है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता होगा वहां पर, इसलिए करंट बहुत ज्यादा फ्लो नहीं करा पाओगे। ज्यादा कोशिश भी करोगे फ्लो कराने की तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जल जाएगा वायर, है ना। इसलिए कई सारे वायर को मिलाकर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं, तब एक 5 एम्पियर का। फिर और जैसे आपने देखा है अपने घरों में कभी कि एग्जाम्पल के लिए एसी को चलाना है हमें तो और मोटी वायर लगाते हैं, है ना। और कोई बल्ब लगाना है, पतली वायर भी काफ़ी है, एसी के लिए बहुत मोटी लगाते हैं, है ना। जैसे आप देखो वहाँ पर हमने, हमारी जो एसी है इसमें देखो, तो टीवी के पास से जो वायर जा रहा है वो केबल, वो सबसे मोटी केबल है इस रूम में, जो भी आप देखोगे कहीं पर भी। और ये वाली रॉड से देखो कैसे पतला सा वायर दिख रहा है, ये है कितना पतला सा वायर जा रहा है, उसी से काम चल रहा है। ये कैमरा देखो कितनी पतली सी वायर से चल रहा है, बट वो एसी वो इतनी मोटी वायर लगा रखी है उसमें। क्यों, क्योंकि वहां पर करंट ज्यादा चाहिए, ठीक है, ओके। और एक बात और भी याद रखने वाली है, क्या कि रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग होता है, यानी कि नेचर पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल। या भी थोड़ी देर के लिए कंडक्टर लिख देता हूं। मतलब इस बात का मतलब ये है कि सिल्वर का अलग अलग तरह का रेजिस्टेंस होता होगा, आयरन का अलग, एल्यूमिनियम का अलग, सबका जितने भी मटेरियल हैं उनके सबके रेजिस्टेंस अलग अलग होते होंगे, ठीक है। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर सर मैं किसी सर्किट में करंट को कम करना चाहती हूँ तो मैं क्या करना पड़ेगा, तो आंसर रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाऊं सर, तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के तरीके हैं, क्या बढ़ा दो, उसकी लेंथ बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, समझ गए, करंट कम हो जाएगा। अब मान लो आपका टारगेट है कि सर मैं किसी सर्किट में करंट को ज्यादा करना चाहती हूँ, ठीक है, तो क्या कम करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, है ना। रेजिस्टेंस कम करना है तो क्या कर, रेजिस्टेंस कम करना है तो क्या बढ़ा दें सर,
ज़्यादा वायर ले लो, ऐसा मोटा एरिया क्रॉस सेक्शन कर दो तो हो जाएगा काम। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, बट मैं बता देता हूँ यहाँ पर, जिससे हालांकि ये वाला जो टर्म है ये बोर्ड एग्जाम में मत लिख कर आना, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कि अगर ये मान लो एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और अभी कुछ रेजिस्टेंस भी है इसका अपना, लेकिन अगर कोई बच्चा इसको हीट करना स्टार्ट कर दे इस कंडक्टर को, तो इन इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी? तो वो इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन आराम से टकराते टकराते पहुंच रहा था पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, अब वो क्या करेगा? तेजी से जाएगा, तो ज्यादा टक्करें होंगी। अब कोलिजन ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा कोलिजन यानी उतना ज्यादा क्या? रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, बात आगे समझ में? ओके, तो दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ओके, जब आप ये टर्म पढ़ लेते हो तो आपको एक बात समझ में आ जाती है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यहां से बच्चों मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल का साइन लगा रहा हूं और यहां पर एक टर्म बना रहा हूं रो। ये जो मैंने बोर्ड पर एक सिंबल बनाया है इसको RHO रो पढ़ते हैं। ठीक है, और साथ में है L/A। ओके, व्हाट इज रो? रो इज रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी क्या है सर? रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस? तो आंसर है कि मान लो आपके पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, एक और कंडक्टर है, मान लो लेंथ एरिया वगैरह सब कुछ सेम लिया किसी बच्चे ने, लेंथ भी सेम एरिया भी सेम। एक बच्चे ने मान लो यहां पर ये आयरन ले लिया, एक बच्चे ने मान लो यहां पर कॉपर ले लिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि सर आयरन का रेजिस्टेंस ज्यादा है, कॉपर का कम है। किसी बच्चे ने ये स्टेटमेंट दिया मान लो, ठीक है, तो मैंने ये आर्ग्यू किया आयरन का यहां पर हो सकता है कम है, यहां पर हो सकता है ज्यादा हो रेजिस्टेंस। तो उसने कहा कैसे? तो मैंने कहा कि यहां पर हो सकता है इलेक्ट्रॉनों की टक्करें ज्यादा हो रही हो, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की टक्करें कम हो रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अरे आप ये बता सकते हो कि किसी कंडक्टर में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो सब जगह फैला हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो वो तो रैंडम मूव करता है, सोच समझ के तो करता नहीं है यहाँ ज्यादा हो गए चलो उधर चलते हैं, ऐसा तो करता नहीं है ना। तो इसका मतलब वो रैंडम मोशन कर रहा है। रैंडम मोशन कर रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा टक्करें हो सकती हैं। यहाँ पर कहीं एक जगह ऐसी है जहाँ पर वहां के कंपेरिजन में कम टक्करें हो रही है, तो उस जगह का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, है ना। तो फिर मैंने ये कहा कि ऐसे कंपैरिजन कराना ठीक नहीं है, तो फिर कैसे कंपैरिजन कराएं? तो मैंने कहा कंपैरिजन कराने का एक तरीका बना लो कि जब भी हम दो कंडक्टर के बीच का रेजिस्टेंस का कंपैरिजन कराएंगे तो हम 1 मीटर में देखेंगे, बस केवल 1 मीटर में, 1 मीटर में देखा करेंगे कितना कितना रेजिस्टेंस है। इस पर सब एग्री हो गए। 1 मीटर के अंदर कहीं पर ज्यादा कम होते होते एक एवरेज मिल ही जाएगा सबका। तो हमने क्या किया, जब भी दो कंडक्टर के रेजिस्टेंस का कंपैरिजन कराना हो तो हमने हमेशा क्या रूल बना लिया, कितना कितना देखा करेंगे? 1 मीटर। अदरवाइज क्यों सर 1 मीटर का क्यों बनाया, ये समझ में आया? मान लो यहां पर ज्यादा टक्करें हो रही थी, तो एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही थी एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 10 ओम, और इसका भी आप यहां पर चेक कर रहे थे, है ना, और यहां पर है कितना? 2 ओम एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो यहां पर टक्करें कम हो रही थी, आपने वो वाला एरिया देख लिया, ठीक है, और इसी में ही कहीं पर आगे जाकर देखे तो वहां पर टक्करें ज्यादा हो रही थी, वहां पर कितना आ रहा था? 12 ओम। तो ये तो फेयर नहीं रहा कंपैरिजन, कैसे पता चलेगा यहाँ पर 10 है, यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, सब जगह अलग अलग तरह का मिल रहा है। तो हमने फिर ये डिसाइड किया हम ऐसा करा करेंगे कि जब भी कंपैरिजन कराना होगा तो किसका कराया करेंगे? 1 मीटर का, ठीक है।
तो किसी भी कंडक्टर के 1 मीटर में या पर यूनिट लेंथ में जितना भी रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस का क्या नाम रखा हमने? रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो जब भी आपको किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बताना होगा तो रेजिस्टेंस नहीं होता है किसी कंडक्टर की क्या होती है? रेजिस्टिविटी। कंपैरिजन रेजिस्टिविटी से होगा। इसीलिए जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में साइंस में देखते हो तो वहां पर आपको रेजिस्टिविटी की एक टेबल दिखती है। दिख रही है सभी बच्चों को? दिख रहा है? क्लियर है ये? तो रेजिस्टिविटी कुछ नया नहीं है। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टेंस। लेकिन कौन सा रेजिस्टेंस? 1 मीटर में या पर यूनिट लेंथ में जो रेजिस्टेंस होता है उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो ये रेजिस्टिविटी की टेबल आपको दी हुई है। उस टेबल में अगर आप ध्यान से देखो तो जिस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। क्यों? अरे रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो आंसर है रेजिस्टेंस ही होता है ना? तो रेजिस्टिविटी जितनी कम यानी कि कौन कम, यानी कि क्या ज्यादा? इलेक्ट्रिक करंट। तो उस टेबल में से देखकर बताओ सबसे ज्यादा और सबसे कम रेजिस्टिविटी किस किस की है। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी जब आप उस टेबल पर चेक करते हो तो आपको सिल्वर की मिलेगी, है ना? बहुत छोटी रेजिस्टिविटी होती है उसकी। तो इसीलिए सिल्वर जो है वो सभी मटेरियल में सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है? अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन होता है तो कोई भी बच्चा आंसर कर देगा सिल्वर। लेकिन अगर कोई पूछे क्यों, तो आप क्या कहोगे? उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। ये बात ध्यान रखना, हर चीज का क्यों भी तो पता होना चाहिए, क्यों ऐसा होता है। और सिमिलरली आप उस टेबल में अगर कहीं पर आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा दिख रही है, किसकी दिख रही है? ड्राई पेपर। हाँ, तो उस वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सबसे कम फ्लो होगी। ठीक है, तो वो सबसे पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ओके। ये तो बात हो गई रेजिस्टिविटी का रिलेशन करंट से। ठीक है, अब मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अगर कोई आपसे रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन पूछे तब आप लोग क्या करोगे उसको बताता हूँ। देखो बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में ध्यान से देखना। आर की जगह मैंने आर लिखा, रो की जगह मैंने रो लिखा। मैंने लेंथ की जगह अगर 1 कर दूं, 1 मीटर, और एरिया की जगह क्या कर दूं? 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? देखो सॉल्व करो, 1 से 1 कट गया। रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? रेजिस्टिविटी के। ठीक है, या मैं कहूं रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी? रेजिस्टेंस के। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल कब होती है? तो जब लेंथ कितनी हो और एरिया कितना हो। अब ऐसा कैसे हम लिखेंगे या ऐसा हम कैसे कंसीडर करेंगे? तो उसके लिए हमने एक तरीका बनाया। हमने क्या किया, कंडक्टर जो है वो हमने क्यूब मान लिया। क्यूब क्यों मान लिया सर? कंडक्टर क्यूब इसलिए मान लिया बच्चों, क्यूब की जो साइड होती हैं वो ऑल साइड इक्वल होती हैं। क्यूब की जो एक फेस होता है वो स्क्वायर होता है, आपको पता है। तो ये जो क्यूब की है उसकी ऑल साइड इक्वल है। तो मान लो ये कोई क्यूब है जिसकी साइड है, एज है 1 मीटर। क्यूब का ये एज कितना है? 1 मीटर। तो बता सकते हो इस सामने वाले फेस का एरिया कितना होगा? फेस का, क्यूब का नहीं, सिर्फ इस फेस का एरिया बताओ। अगर ये 1 मीटर है तो ये भी कितना होगा? तो बताओ इस फेस का एरिया कितना आएगा? 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या रहा होगा? एक स्क्वायर। क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर होता है, तो इसका जो एरिया रहा होगा वो कितना? 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कंडक्टर क्यूब ले लिया जाए, ऐसा क्यूब जिसकी साइड कितनी हो? 1 मीटर, तो एरिया ऑटोमेटिकली 1 मीटर स्क्वायर हो जाता होगा। तो इसकी डेफिनेशन हमने ऐसे बनाई। ये जो है ना, ये क्यूब बनाया है मैंने। ठीक है, इस क्यूब की एज मैंने मानी कितनी? 1 मीटर। क्यूब की तो सारी एज 1 मीटर की होती है। अगर एक 1 मीटर की तो बाकी सारी 1 मीटर की हो गई ना। तो मैं पूछ रहा हूँ सामने वाले फेस का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? मैं ये पूछ रहा हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर। क्यूब का एरिया नहीं, फेस का एरिया, क्योंकि हमें एरिया कौन सा चाहिए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
तो क्यूब के सामने तो स्क्वायर ही दिखता होगा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्क्वायर हुआ, और स्क्वायर का एरिया कितना आएगा यहां से निकालोगे तो 1 मीटर स्क्वायर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, रेजिस्टिविटी इज द, सुन लो ध्यान से, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब, ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर। फिर से, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर। जब आप साइड 1 मीटर कह देते हो तो एरिया तो ऑटोमेटिकली 1 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हो गई। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, अच्छा, तो ये डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई। एक बार फिर से, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर। ठीक है, अच्छा, ओके। अब बच्चों एक लास्ट चीज और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपसे पूछे तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहीं से बनाओगे, क्या बनता होगा बताइए? R इंटू ए, और L कहाँ आ जाता होगा? डिवाइड में। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है रो इक्वल्स टू R A बाय L। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया है ना, तो क्या बच जाएगा? ओम मीटर। तो अगर कोई पूछे कि रेजिस्टिविटी की यूनिट बताना क्या होती है, तो आपका आंसर होगा ओम मीटर। क्लियर हो गई बात आपको? ये हाँ, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में, रेजिस्टेंस और एरिया यहाँ पर कैसे हैं? मल्टीप्लाई में। तो रेजिस्टेंस की यूनिट और एरिया की यूनिट यहाँ मल्टीप्लाई में, और इसकी डिवाइड में चल रही, एक कट गया, ये बच गया। ठीक है, ये तो ओके। अब फिर से, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस? तो आंसर है रेजिस्टेंस इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द मोशन ऑफ कंडक्टर, इट अपोज द मोशन ऑफ करंट। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का? R इक्वल्स टू V अपॉन I। अगर कोई पूछे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है तो क्या बताओगे? ओम, ओम। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज और भी है जो पूछी जा सकती है हमसे एग्जाम में, वो है कि 1 ओम किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा? जब वो सर्किट, उस कंडक्टर में से कितना पोटेंशियल फ्लो कर रहा हो, सॉरी, पोटेंशियल कितना अप्लाई किया हो? 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हो, और वहां से करंट कितना फ्लो होने लगे? 1 एम्पियर का। तब वहां पर जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ होगा उस कंडक्टर में, वो 1 ओम का होगा। ठीक है, when 1 volt potential difference applied across the two end of conductor and the electric current of 1 ampere flow through the conductor, then the resistance is called 1 ohm। ठीक है, ये वहां पर डेफिनेशन। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।